इंडिया रशिया रिलेशंस की डायमेंशंस को देखते हैं। सबसे पहले भाई रशिया की हमने एक बेसिक हिस्ट्री देख ली, क्या कहानी है, कैसे है, मूवमेंट क्या हो रही है। अब अगर आप देखो कि भाई कहाँ है अभी ये रिलेशन, तो जनरली आप देखोगे पार्टनरशिप होती है, स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप होती है, कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप होती है। इनके रिलेशन को कहते हैं हम स्पेशल एंड प्रिविलेज्ड पार्टनरशिप। किस पर बेस्ड है ये? तो एस पी एम मोदी हैज सेड इट इज अबाउट बेस्ड ऑन डीप म्यूचुअल ट्रस्ट एंड कॉमन फॉरेन पॉलिसी गोल ऑफ मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर। भाई मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर क्या होता है पहले क्लियर कर चुका हूं मैं। पहले दो पोल थे, यूएसएसआर यूएसए, फिर एक पोल बना। अभी हम चाहते हैं कई सारे पोल हों, मतलब जैसे एक रशिया का पोल हो गया, इंडिया का पोल हो गया, अब चाइना हो गया, अब जर्मनी हो गया, जापान हो गया, ताकि दुनिया भर में किसी एक का प्रभुत्व ना हो, सबके पास आज़ादी हो, सबके पास इंडिपेंडेंस टू परस्यू देयर इंटरेस्ट इन देयर रिस्पेक्टिव एरियाज। एंड इंडिया रशिया वांट्स टू डेवलप द वर्ल्ड इनटू सच अ सिस्टम। इसमें इनकी कोशिश है कि टू अचीव दिस, क्या हमने कुछ किया रशिया के साथ टू अचीव दिस मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर सिचुएशन, जहां हम चाहते हैं ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस भी ऐसे हों जहां सबको एक जो उनकी रियलिस्टिक पोजीशन है वो मिले, जहाँ पे उनको जहाँ पे वो पोजीशन है वैसे उनकी सिस्टम मिले। कुछ हमें दिख रहा है ऐसा होते हुए? हाँ, हमें ऐसा दिख रहा है। जैसे ब्रिक्स में, ब्रिक्स क्या है? ब्रिक्स में कोशिश क्या है, कैसा इंस्टीट्यूशनल सेटअप बिल्ड करने की। जैसे इसमें क्या बना, इसमें न्यू डेवलपमेंट बैंक को स्थापित किया गया था, जिस जो एक तरह से जो अभी वर्तमान में स्थित है आपका ब्रिक्स, सॉरी वर्तमान में जो आपका एडीबी है, एशियन डेवलपमेंट बैंक, या जो आपका आईएमएफ है, जो वर्ल्ड बैंक है, जो ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो लोन प्रोवाइड करते हैं, उसके बदले में आपने एक ऐसा बैंक क्रिएट किया जो वही काम करेगा, बिना उतने स्ट्रिंग्स के साथ, बिना उतनी शर्तों के साथ जो आईएमएफ या फिर एशियन डेवलपमेंट बैंक लगाता है। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक की कोशिश है, एक एग्जाम्पल है जहां आप देख रहे हैं कि इनकी पार्टनरशिप ग्रो हुई है। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में ये इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर डेवलप करने की बात कर रहे हैं, कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए, फाइनेंसिंग के लिए, इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म के लिए ब्रिक्स की बात हो गई। इसके अलावा बायलैटरल पार्टनरशिप है इनकी, तो चाहे वो स्पेस टेक्नोलॉजी हो, चाहे न्यूक्लियर एनर्जी हो, चाहे एजुकेशन सेक्टर हो, हर जगह इंडिया रशिया आर ट्राइंग टू एक्सपेंड द रिलेशनशिप विच रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ एक्सपेंशन। एक्सपेंशन क्यों चाहिए? पहली बात, एक्सपेंशन इसलिए चाहिए क्योंकि अगर आप देखो हिस्टोरिकली कि जो इनके संबंध जैसे डेवलप हुए हैं, जहाँ जहाँ पे गए हैं, उनमें वो बढ़ोतरी हमें देखने को नहीं मिली जो कंपेयर टू लेट्स से अमेरिका के साथ हमें देखने को मिलती है। तो ये कहानी है कि भाई we have always prioritized our partnership with Russia because Russia has been a long-term ally of India, long-term partner of India, which whom we share a very strategic and long-standing relationship. तो चाहे आप कश्मीर की बात करो, चाहे इंडियन डेवलपमेंट असिस्टेंस की बात करो, चाहे आप स्ट्रेटेजिक सपोर्ट की बात करो, चाहे मिलिट्री हार्डवेयर की बात करो, चाहे कल्चरल कनेक्ट की बात करो, विद रशिया वी हैव हैड दैट। एक पॉइंट ऑफ टाइम पे जो हिंदी और रशियन ये भाषाएं पर जोर दोनों देशों की यूनिवर्सिटीज में दिया जाता था कि लोग आपस में, कहा जाता है, फेमस था कि जो एक बार एक अमेरिकन जो एक रशियन प्रेसिडेंट के साथ जो उनके इंटरप्रेटर आए थे, जो उनके ट्रांसलेटर आए थे, जो अनुवाद करते थे, वो इंडियन प्राइम मिनिस्टर से अच्छी हिंदी बोल रहे थे, बिकॉज द लेवल ऑफ देयर वाज अ वेरी वार्म रिलेशन बिटवीन द पीपल ऑफ इंडिया एंड रशिया। बट दैट वार्मनेस, अनफॉर्चुनेटली जो वार्मनेस थी, जो दोनों देशों के लोगों के बीच में गर्माहट थी एक दूसरे के प्रति, वो ट्रांसलेट नहीं हो पाई किसमें, कल्चरल रिलेशन उस तरह से डेवलप नहीं हो पाए। वी कुड नॉट यूज दैट पोटेंशियल टू यू नो क्रिएट न्यू डायमेंशन ऑफ रिलेशनशिप। फॉर एग्जाम्पल, इंडियन डायस्पोरा ऐसा रशिया में है नहीं, ना ही कोई बड़ा रशियन डायस्पोरा इंडिया में है। तो कल्चरल इवेंट्स भी हम उतने हमें पता नहीं रशिया में कौन से मनाए जाते हैं इंडियंस को, ना ही वो वहाँ पर हमने अपने कल्चरल फेस्टिवल्स का उतना ज़्यादा एक्सपोर्ट कर पाए। कंसिडरिंग जो बॉलीवुड मूवीज थी एक पॉइंट ऑफ टाइम पे हिंदी सिनेमा काफी प्रचलित था वहाँ, उस हिसाब से नहीं हो पाया ग्रोथ। तो दैट्स अ बिग ड्रॉबैक। और ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर, जब दोनों देशों में बहुत ही ज़्यादा रिलेशंस इस बेसिस पे थे कि इंडिया ट्राई टू कीप अ नॉन अलाइंड स्टैचर, वहाँ पर भारत ने रशिया के साथ मिलकर जो ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप की थी 1971 में, वो क्यों था? वो हुई थी क्योंकि इंडिया को थ्रेट था अमेरिका से। इंडिया चाहता था कि अगेंस्ट पाकिस्तान कोई और मेजर वर्ल्ड पावर, कोई एक जो सुपर पावर है वो अटैक ना कर दे। तो कीप इट बैलेंस्ड, इंडिया वेंट इनटू दिस पार्टनरशिप, और लगातार दोनों ने अपने रीजनल और ग्लोबल पार्टनरशिप को स्ट्रॉन्ग किया विद अ फाइनल गोल ऑफ इंश्योरिंग एंड स्ट्रेंथनिंग रीजनल प्रोस्पेरिटी, ग्लोबल प्रोस्पेरिटी। और इंडिया के संबंध काफी अच्छे रहे उनके साथ तब तक जब तक डिसोल्यूशन नहीं हुआ यूएसएसआर का, जो 1991 में जो उनका डिसइंटीग्रेशन होता है। उसके बाद 1993 में इंडिया नई पार्टनरशिप करता है उनके पास, फ्रेंडशिप और कॉर्पोरेशन की, जो बाद में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप लेवल पर आ जाती है 2000 में। फिर जब उनके प्राइम मिनिस्टर इंडिया आते हैं, प्रेसिडेंट जो अभी प्राइम मिनिस्टर हैं दिमित्री मेंडलेव, वो फिर इसको स्पेशल प्रिविलेज पार्टनरशिप वाला एक सिग्नेचर और साइन करते हैं। तो जो मैंने आपको बेसिक पहले थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताया भी था कि महात्मा गांधी की एक क्लोज कनेक्शन रशिया के साथ कैसे रहा। टॉलस्टॉय
फेमस ऑथर, फेमस राइटर, काफ़ी लोग उनको पढ़ते हैं। जवाहरलाल नेहरू कम्युनिस्ट, सोशलिस्ट विचारधारा से काफ़ी प्रभावित थे। आपके बोस इससे काफ़ी प्रभावित थे। लेनिन का बहुत प्रभाव रहा इंडिया पर। जो एम एन रॉय से लेकर आपके जितने हिस्टोरिकल कम्युनिस्ट लीडर हैं, ऑब्वियसली वो वहाँ से तो प्रभावित थे ही थे। और जो आपकी एक सोशलिस्ट धड़ा था, आपके क्रांतिकारी जो वर्ग था उसका, और एक पूरी यूथ के बीच में काफ़ी प्रचलित था ये जो कम्युनिज्म और जो रशियन रेवोल्यूशन की भावना थी। तो इस वजह से आप देख रहे हो कि ये जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है वो इजीली सेटअप करता है समथिंग व्हिच कैन बी वेरी वेरी सिमिलर, व्हिच कैन बूस्ट रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड रशिया, व्हिच इट डिड। बट उसके बावजूद जो डायमेंशनैलिटी, मतलब जो और क्षेत्र में जहाँ पोटेंशियल था उसको आगे लेके नहीं जा पाया, दूसरी बात है। पर रिलेशनशिप का जो बैकग्राउंड है वहाँ से आता है, फिर थोड़ी बहुत जो हिस्टोरिकल इवेंट्स इसको और पुश करते हैं। तो इस वजह से जो शिफ्ट देखते हैं मुझे 1971 से पहले वाला जो शिफ्ट है वो इट इज़ नॉट रियली ऐसा कोई आप इसको पाथ ब्रेक नहीं कर सकते। 1971 की ट्रीटी के बाद जो इंदिरा गांधी करती है पीस एंड फ्रेंडशिप की, वहाँ से और जो 2010 में फिर आपका स्ट्रेटेजिक से बदल के स्पेशल प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का लेवल जो आता है, इट शोर कि कैसे शिफ्ट हुआ है। अब देखो यहाँ से ये जो नई ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप और कॉर्पोरेशन आई थी, ये से डाइल्यूटेड थी, यानी जितना जिस लेवल पे वो ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग और बॉन्डेड ट्रीटी थी, उस मुकाबले दूसरी ट्रीटी थोड़ी सी कम थी, उतनी ज़्यादा वैलिड नहीं थी। पर इन्होंने फिर अपनी इसको बढ़ाया, और जब यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हुआ था तो यूएसएसआर के ऊपर प्रेशर था, या रशिया के ऊपर जो प्रेशर था कि किसी तरह वो अपने जो पार्टनरशिप का लेवल है उसको थोड़ा वो रीओरिएंट करें। याद रखिए वो चांद और मतलब वो हथौड़े और वो वाला जो सिंबल था यूएसएसआर का, बदल के उसकी जगह रशिया का कलर क्या है, ट्राई कलर, उनका भी तिरंगा है। पहले वो क्या था, रेड कलर का फ्लैग था, हथौड़ा और वो सिकल वाला। तो उनका नहीं रहा। तो 1991 में जब खत्म हुआ, वहाँ से उनके ऊपर प्रेशर पड़ा कि उनकी इकॉनमी को सुधारो। उनकी इकॉनमी बहुत ज़्यादा खराब स्थिति में थी रशिया की, और 1999 तक बहुत बुरी स्थिति में रही। इसलिए पुतिन को जो श्रेय एक मिलता है कि उन्होंने येल्सिन के बाद काफ़ी सुधार किया, रिलेशन काफ़ी सुधार किया वहाँ की इकोनॉमिक पोटेंशियल में। और जब कमोडिटीज यानी ऑयल वगैरह के दाम बढ़ गए थे ग्लोबल मार्केट्स में, तब बहुत फायदा हुआ था रशिया को। बहुत सारा कमोडिटी एक्सपोर्ट किया, उससे ब्राजील को भी फायदा हुआ था, रशिया को फायदा हुआ था, उनकी इकोनॉमी सुधरी थी। और बात ये थी कि अमेरिका के बाद रशिया के पास मिलिट्री हार्डवेयर था हमेशा से, इतनी कैपेसिटी थी कि दे कैन प्ले अ बिग रोल इन कॉन्फ्लिक्ट्स अक्रॉस द वर्ल्ड, वही वो हमेशा करते जा रहे हैं। तो जो इंडिया के साथ पार्टनरशिप है वो भी आप देख लो टाइम के साथ और ज़्यादा सुधरी। मतलब बीच में एक ब्रेक आया जब वो डिसॉल्व हुए, जब खत्म हुई लेकिन उसके बाद धीरे धीरे देखो 1994 में मिलिट्री टेक्निकल कॉर्पोरेशन एग्रीमेंट हुआ, 2010 में स्पेशल प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप लेवल पर आ गए। तो ये ग्रोथ होती चलेगी संबंधों की। अभी रिसेंटली जो इशूज़ हमने डिस्कस किए, यूएसए के साथ इंडिया की पार्टनरशिप का बढ़ना, रशिया का पाकिस्तान या फिर चाइना के साथ पार्टनरशिप को स्ट्रॉन्ग करना, या फिर रशिया के जो इशूज़ चल रहे हैं अलग अलग जगहों पे, क्रीमिया में या डॉनबास के रीजन में जो उन्होंने एग्रेशन दिखाया है, मे बी इफ इट गेट्स टू वॉरफेयर इन यूरोप, तो इंडिया को डिसाइड करना पड़ेगा कि किसके साइड इंडिया स्टिक करे, क्योंकि इंडिया और चाइना के विवाद के बीच में रशिया कोई स्टैंड नहीं लेता। तो इट क्रिएट्स अ प्रॉब्लम, बिकॉज इंडिया वर्सेस चाइना इज अ पोजीशन जहाँ चाइना के खिलाफ कुछ स्टैंड लेगा तो मे बी यूएसए कुछ बोल दे, रशिया कुछ नहीं बोलता उसके ऊपर। बट हाँ, वो इंडिया का एंटी भी नहीं बोल रहा है, जो पाकिस्तान के केस में जो कभी कभी अमेरिका बोल रहा है, जब रिसेंटली जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं कुछ आज़ाद कश्मीर बोलने की बात, और फिर पाकिस्तान को उन्होंने कुछ बुरा भी बोल दिया। तो इस तरह से जो दिक्कतें हैं वो रशिया के साथ भी अब उभर रही हैं। और जैसे जैसे इंडिया चाइना को काउंटर करने के लिए अमेरिका के करीब जाएगा, उतनी ही रशिया से दुनिया बढ़ेंगी, बिकॉज जो इंडिया और अमेरिका और रशिया के जो म्यूचुअल इंटरेस्ट हैं वो अब कम हो रहे हैं, और इंडिया के इंटरेस्ट ज़्यादा अलाइन कर रहे हैं अमेरिका के साथ, इसलिए समस्याएं अब बढ़ती हुई हमें दिख रही है। लेकिन अगर आप कंसिडर करो कि इंडिया रशिया रिलेशन का मेन जो एक प्लॉट पॉइंट है वो किसके ऊपर बेसिस से, स्ट्रेंथ किस चीज़ से जनरेट होती है, तो वो है डिफेंस। क्योंकि इंडिया का ऑल वेदर फ्रेंड कह सकते हैं रशिया रहा है हमेशा से, इंडिया को मिलिट्री हार्डवेयर प्रोवाइड करी है। इंडिया का मेजॉरिटी 1.75 से लेकर 80% तक जो इंडिया का इंपोर्ट था वेपन्स का, मिलिट्री हार्डवेयर का, वो फ्रॉम रशिया हुआ करता था। लेकिन अभी वो 58% के आसपास है, जबकि इंडिया ने बहुत ज़्यादा अपने इंपोर्ट्स को डाइवर्सिफाई कर दिया है। उसके बाद भी इतना बड़ा जो चंक है वो रशिया से आता है। उसकी वजह ये है कि इंडिया को रशियन मिलिट्री हार्डवेयर के साथ कैपेबिलिटी क्या मिलती है, एक तो बहुत कॉस्ट एफिशिएंट होते हैं, सस्ती, उनकी जो कीमतें होती हैं अमेरिकन या यूरोपियन हार्डवेयर के मुकाबले कम रहती हैं। दूसरी, दे गिव इंडिया द ऑप्शन ऑफ को प्रोडक्शन और को डेवलपमेंट। को प्रोडक्शन को डेवलपमेंट से क्या होता है, मान लो आप इंडिया में भी इंडियन कंपनी के साथ मिलकर हथियार डेवलप कर रहे हो, अगर आप टेक्नोलॉजी ट्रांसफर ना भी करो कंप्लीटली, लेकिन उसके जो कुछ स्पेयर पार्ट्स होंगे जो ओईएम है कहते हैं हम, वो डेवलप होने के लिए अलग अलग फैक्ट्रीज इंडिया में खुलेंगी, इंडिया में मार्केट भी डेवलप होगा। तो इंडिया अब जब डिफेंस डील करता है उसमें एक ये रखता है एक शर्त कि जो स्पेयर पार्ट की मैन्युफैक्चरिंग है वो इंडिया में करोगे आप, ताकि इंडिया में एक बेस क्रिएट हो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के लिए, जिसका फायदा इंडिया को मिल पाए। वो अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज इंडिया को देने को तैयार नहीं थी। और खास बात, रशियन डील्स इंडिया के साथ एक्सक्लूसिव रहा करती थी विद रिस्पेक्ट टू पाकिस्तान। इंडिया की रशिया ने पाकिस्तान को हथियार प्रोवाइड नहीं किए। दो द प्रॉब्लम इज दैट एक्सक्लूसिविटी डज नॉट स्टैंड इन केस ऑफ चाइना, क्योंकि चाइना के पास रशियन मिलिट्री हार्डवेयर के वेपन्स हैं, रशियन मिलिट्री हार्डवेयर ऑरिजिन के उनके पास एयरक्राफ्ट भी हैं, जो इंडिया के लिए एक सरकार है, क्योंकि अब इंडिया का प्राइमरी चैलेंजर पाकिस्तान से बदल के रशिया की तरफ बढ़ता जा रहा है। तो इसलिए प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं। और अब जो डिफेंस को लेकर मेजर मुद्दा ये रहता है कितना हथियार वहाँ से खरीद सकते हो बिना यूएसए से सैंक्शन खाए हुए। यूएसए रशिया का विवाद जब बढ़ा कि 1991 में जब यूएसएसआर का डिसोल्यूशन होता है, रशिया आती है और मेजरली अमेरिका कंसिडर करने लगता है कि इट इज अ सोल सुपर पावर और रशिया की रेलेवेंस उतनी कम हो जाती है। पर इंडिया कीप्स ऑन एंगेजिंग रशिया, कीप्स ऑन स्ट्रेंथनिंग इट्स डिफेंस टाइज। लेकिन फिर भी इंडिया को लगा कि नहीं, अब आपको कुछ हथियार और डाइवर्सिफाई करने हैं, तो इंडिया ने इजराइल के साथ, फ्रांस के साथ और यूएसए के साथ अपने अपने डिफेंस इंपोर्ट्स बढ़ाने शुरू कर दिए। लेकिन उसके बावजूद जो मेजर चंक ऑफ इंडिया के जो एयरक्राफ्ट्स हैं, जैसे सुखोई, मिग, उनकी अपग्रेडेशन का काम तो रशिया ही कर रहा है। और अब जब रिप्लेसमेंट की बात, इंडिया मिग एयरक्राफ्ट को लेकर फिर रिप्लेसमेंट के लिए एक मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की जो खरीद पिछली बार इंडियन एयरफोर्स ने की, जिसमें रफाल को खरीदा गया था, दोबारा एक आएगा मिग को रिप्लेस करने के लिए। तो मे बी वहाँ पर भी एक हम देखेंगे द्वंद्व फैलता हुआ इन सभी कंट्रीज के बीच में। और स्पेसिफिकली इंडिया भी अब कुछ अपनी मिलिट्री हार्डवेयर खुद डेवलप करने लग गया, जिसमें तेजस का एग्जांपल ले लें। लेकिन तेजस जो इंडिया डेवलप कर रहा है, इट कुड फिल अ रोल, बट स्टिल इंडिया रशिया की जो को डेवलपमेंट है, को प्रोडक्शन, फॉर एग्जांपल इंडिया की फेमस मिसाइल विच इज ब्रह्मोस, वैसी मिसाइल्स की जो को प्रोडक्शन रशिया के साथ इंडिया ने करी, इंडिया ने किसी और देश के साथ नहीं करी। सो वो जो फ्लेक्सिबिलिटी इंडिया को प्रोवाइड कर रहे थे, वो चाहे आपको जो सबमरीन से वो लीज पे देने की बात हो गई, इससे इंडिया की नेवी स्ट्रॉन्ग रही, और जो इंडिया की एक जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है वो मेंटेन रहती है, ओवर रिलायंस अमेरिका के ऊपर या किसी वेस्ट की कंट्री के ऊपर नहीं रहता। इंडिया के पास कैपेसिटी रहती है कि वो
अपने हिसाब से ऑपरेट कर सके, ये स्पेशलिटी है रशियन डिफेंस डील्स की, रशियन डिफेंस रिलेशंस की इंडिया रशिया के साथ जो रहा है, इनकी इंटरऑपरेबिलिटी अच्छी है, इंडिया के मेजर वेपन्स आर फ्रॉम रशियन ऑरिजिन, तो उसका फायदा इंडिया को मिला है, और कॉस्ट इफेक्टिवनेस, को प्रोडक्शन, कैपेबिलिटी एनहांसमेंट, इवन समटाइम्स ट्रांसफर टेक्नोलॉजी भी देखने को मिली है, और ट्रस्ट काफी अच्छा रहा है स्पेसिफिकली स्ट्रेटेजिक मुद्दों पर इंडिया और रशिया के बीच में, क्योंकि कोई भी कॉन्फ्लिक्ट इनके आपस का नहीं रहा है, और इसी वजह से हम देखते हैं कि इनकी स्ट्रेटेजिक रिलेशंस काफी स्ट्रॉन्ग रही है। और इन केस ऑफ रिसेंट आप देखो कहाँ कहाँ पे काम हो रहा है, तो ब्रह्मोस में आप बात करो, ब्रह्मोस पे इंडिया ने को डेवलप किया, अकोला क्लास सबमरीन इंडिया को उन्होंने लीज पे दी है, और इसके अलावा जो इनकी मिलिट्री एक्सरसाइज है कौन सी, इंद्र है ट्राई सर्विस वाली, जो बायोलॉजिकल टॉक्सिन कन्वेंशन है उस पर दोनों सपोर्ट में है, OPCW की बात कर लो, CWC की बात कर लो, प्रिवेंशन ऑफ आर्म्स रेस इन आउटर स्पेस की बात कर लो, या फिर रशिया या फिर ईरान के साथ जो न्यूक्लियर डील हुई थी, जो एक JCPOA की डील हुई थी अमेरिका और यूरोप, अमेरिका EU प्लस ईरान के बीच में, उसका भी इंडिया और रशिया दोनों सपोर्ट करते थे। अब इससे अचानक से अमेरिका निकला, अमेरिका बाहर निकल गया बायलैटरल यूनिलैटरली डोनाल्ड ट्रंप के अंदर, तो इंडिया क्या बोलेगा भाई, आप तो गलत कर रहे हो, क्योंकि इंडिया को ईरान के साथ भी स्टेबल रिलेशन चाहिए ताकि इंडिया अपने रिलेशन वहाँ ग्रो कर सके, क्योंकि वहाँ से इंडिया को अफगानिस्तान के ऊपर एक्सेस मिलता है, इंडिया को जो सेंट्रल एशिया का रूट चाहिए वो ईरान मिलेगा, एक स्टेबल ईरान के साथ इंडिया को एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट है, सस्ते दरों में तेल मिल पाएगा, इंडिया वहाँ पे चावल और बाकी चीज़ एक्सपोर्ट कर पाएगा, कमोडिटीज़, तो इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट मार्केट है ईरान, जो रशिया का भी दोस्त है, तो वहाँ रशिया ईरान और इंडिया के रिलेशन के लिए एक पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस मिलता है, इनके साथ कंसर्न साथ है, पर समस्या ये कि भाई अमेरिका सुनने को तैयार नहीं है, सो ये समस्या हमेशा रह रही है, रशिया के साथ ये समस्याएं नहीं रही हैं, अमेरिका के साथ ही नहीं है मेजरली, तो इसलिए आप देखते हो कि जो चेंजेस हैं, डिफेंस इक्विपमेंट जो है इंडिया में, S-400 की बात कर लो आप, S-400 क्या है भाई, S-400 असल में एक आपका मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, जिसके अंदर 400 किलोमीटर की रेंज में आपके पास कोई भी अगर बाहर से मिसाइल आ रही है तो आप उसको ऊपर अंतरिक्ष में उड़ा सकते हो, अंतरिक्ष में नहीं मतलब आउटर स्पेस में उड़ा सकते हो, फिर आपके हेलीकॉप्टर्स हैं, फिर आपके सबमरीन्स हैं, फिर आपके एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, फिर आपके बॉम्बर्स हो गए, मिग आपके एयरक्राफ्ट हो गए, जिसको अपग्रेड करने की बात, अपग्रेड तो किया जा रहा है, रिप्लेसमेंट की भी बात चल रही है, MiG-21 चलते थे, MiG-29 अपग्रेड हो रहा है, फिर Mi-17 हेलीकॉप्टर्स जो रशिया से इंडिया को मिलते हैं, तो काफ़ी सारे मिसाइल्स और काफ़ी सारे हथियार हैं और मिलिट्री हार्डवेयर है जो इंडिया रशिया से खरीदता है, दैट इज बीन द मेजर पॉइंट ऑफ ट्रेड एंड कन्वर्जेंस बिटवीन इंडिया एंड रशिया। तो ये प्रॉब्लम अच्छी बात है कि इंडिया रशिया जरा एक दूसरे पर डिपेंडेंट डिफेंस को लेकर, लेकिन प्रॉब्लम ये कि वो उनको लिमिट भी करता है। रशियन डिफेंस के साथ दिक्कत ये रही कि उनकी कंपनी उतनी टेक्नोलॉजी में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, 5G वगैरह में, मतलब इंटरनेट ऑफ थिंग्स में उतना ज़्यादा निवेश नहीं कर पाई, उनकी कंपनी उतनी आगे नहीं बढ़ पाई। तो प्राइवेट कंपनी जहाँ होती है वहाँ पे इनोवेशन तेजी से होता है, कंपटीशन जहाँ होता है इनोवेशन तेजी से होता है, इसलिए हमें दिख रहा है अमेरिका में बहुत तेजी इनोवेशन हुआ, दे हैव डेवलप्ड द बेस बेटर देन कंपेयर टू रशिया, अमेरिका ने। तो इंडिया की पार्टनरशिप अमेरिका के साथ बढ़ रही है। इजराइल एक छोटी सी कंट्री है, उसने भी अपने डिफेंस एक्सपेंडिचर अच्छे से किए हैं डेवलपमेंट के डिफेंस के सेक्टर में, तो क्या आप देख रहे हो, इंडिया इजराइल डिफेंस रिलेशंस हैव ग्रोन अप, सो दिस थिंग्स आर टेकिंग प्लेस डिस्पाइट ऑफ द इश्यूज व्हिच आर फेस्ड बिटवीन इंडिया एंड रशिया, इंडिया एंड USA, यानी जो विवाद भारत अमेरिका में रहे हैं, जो विवाद भारत और इजराइल के बीच में रहे हैं, उसके बावजूद जब आपको रिक्वायरमेंट होगी हथियारों की, जो नई टेक्नोलॉजी की रिक्वायरमेंट होगी, जहाँ आपको जरूरत होगी कि ऐसी चीज़ें चाहिए जहाँ आप चाइना से खुद को सस्टेन कर पाए, तो आपको वहाँ रिक्वायरमेंट होगी नए पार्टनर्स की, जहाँ पर अमेरिका रशिया की जगह ले रहा है। तो हमने ये देखा कि कहाँ पर रशिया के साथ संबंध हमारे स्ट्रॉन्ग है, लेकिन वहाँ पर कैसे डाइवर्जेंस में देखने को मिला, वी आर ट्राइंग टू डाइवर्सिफाई आर डिफेंस बास्केट, जैसे कि वी आर ट्राइंग टू डाइवर्सिफाई आर एक्सपोर्ट बास्केट्स। अब अगर मैं आपको इसका एग्जाम्पल दूँ कि कैसे ये चीज़ें चलती हैं, कि एक है ना KA-2260 ट्विन इंजन यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स हैं, जिसका जॉइंट वेंचर हो रहा है, 60 रशिया में बनना है, 40 इंडिया में बनना है। ब्रह्मोस अगेन एक जॉइंट वेंचर है इंडिया और रशिया के बीच में। तो मेक इन इंडिया का जो कंपोनेंट है, उस कंपोनेंट पे कौन ध्यान दे रहा है, रशिया। तो दीज आर अलाइंड टू दिस। और 5th जनरेशन जो एक फाइटर एयरक्राफ्ट की बात चल रही है, उसमें भी को प्रोडक्शन की बात दोनों में चल रही है, एग्रीमेंट बनना जा रहा है। फिर जो 42 सुखोइज इंडिया ने लिए थे, HAL जिसमें को प्रोड्यूस किया था 230 सुखोइज, वो रशिया से लिए गए थे, $2 बिलियन की डील थी, $3 बिलियन की, आई गेस। तो वो जो चीज़ें आप देख रहे हो, दे आर लाइक ट्रेड डिफेंस डील्स, जिसमें आप मैन्युफैक्चर भी कर रहे हो, को मैन्युफैक्चर भी कर रहे हो, लीज आउट भी कर रहे हो। तो डिफेंस खाली एक सेल एंड परचेज वाला सिस्टम नहीं है, ये नहीं कि सिर्फ बायर एंड सेलर के रिलेशंस हैं, वी आर ऑल्सो इन द फेज ऑफ को डेवलपमेंट। अब जैसे R&D इंडिया का सुधर रहा है, DRDO भी अच्छा रिसर्च कर रही है, तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट बढ़ेगा, उसी प्रकार से वी कैन सी मोर अपॉर्चुनिटीज फॉर को डेवलपमेंट, को मैन्युफैक्चरिंग, जो रशिया के साथ इस रिलेशनशिप को और ज़्यादा प्रिविलेज बना सकते हैं। यहाँ सुधार की आवश्यकता क्या, सुधार है कि वी कैन फोकस ऑन को रिसर्च, को डेवलपमेंट एंड न्यूअर कटिंग एज टेक्नोलॉजीज, जैसे 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट की बात हो गई, या फिर मोर एनहेंस सबमरीन्स की बात आ गई, न्यूक्लियर सबमरीन्स की, जहाँ पर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और बेटर को डेवलपमेंट में फोकस इंडिया रशिया कर सकता है। एंड ऑल्सो टू कीप इन माइंड द कंसर्न्स ऑफ द पार्टनर्स विच आर एसेंशियल टू ग्रो दिस रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड रशिया। अब किसी भी देश के साथ रिलेशन स्ट्रॉन्ग करना, ट्रेड एक सबसे इंपॉर्टेंट सेक्टर है। तो पहले $10.11 बिलियन या फिर मान लो $11 बिलियन के आसपास बायलैटरल ट्रेड 2019-20 में दोनों का रहा। और इसमें अगर आप देखो ना कि इनका टारगेट क्या है, भाई टारगेट तो हमेशा इंडिया के लॉफ्टी होते हैं, 2025 तक हम इसको बढ़ाएंगे, कहाँ तक $50 बिलियन का एक नेट इन्वेस्टमेंट की बात करी थी, और अराउंड $30 बिलियन का टारगेट रखा था बायलैटरल ट्रेड का। कंपेयर विद अमेरिका, कंपेयर विद फिलीपींस, कंपेयर विद ताइवान, किस लेवल पे ट्रेड का इन दोनों देशों के बीच में। लेकिन हालांकि जैसे हमने देखा 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग हुआ, फॉरेन एंड डिफेंस लेवल्स पर, इसको कॉमर्स लेवल पे भी आना चाहिए। वी नीड टू बी मोर फोकस्ड। और कोशिश ये है, जैसे अब इंडिया मेक इन इंडिया प्रोग्राम है, वो अपने प्रोजेक्ट्स कुछ रशिया में, और इन लोगों ने तैयारी भी शुरू कर दी है कि इंडिया रशिया इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट हुई है ऑन प्रमोशनल एंड म्यूचुअल प्रोटेक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट। इंडिया रशिया इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट ऑन व्हाट, प्रमोशन ऑफ म्यूचुअल प्रोटेक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट, कि इन्वेस्टमेंट होगी उसको हम बचाएंगे। तो ये एक अच्छी शुरुआत है, बट दे हैव टू कीप इन अदर एरियाज। फॉर एग्जांपल रिसेंट जो एग्रीमेंट्स हुए थे, ऑयल, गैस, रफ डायमंड्स, इनके ऊपर काम किया। और डायमंड जो होता है दुनिया का सबसे ज़्यादा, उसका जो प्रोडक्शन इंडिया में तो ज़्यादा नहीं है, इंडिया के मिले भी नहीं है ज़्यादा, पर रशिया में डायमंड्स मिलते हैं। और इंडिया इज़ द हब ऑफ डायमंड को जो प्रोसेसिंग होती है उसके लिए, जो तराशे जाते हैं डायमंड्स, जो गुजरात में हब है उसका, सूरत के आसपास। तो वहाँ पर एग्रीमेंट भी हुआ रशिया के साथ। एंड इन केस ऑफ एग्रीकल्चर ट्रेड में भी दोनों ने बातें की कि कैसे वो और लीगल फ्रेमवर्क को बढ़ा सकते हैं, कैसे अपने जो फाइटोसैनिटरी स्टैंडर्ड्स हैं उसको
हार्मोनाइज कर सकते हैं। फाइटोसैनिटरी मेजर्स ये होते हैं कि भाई क्या कितने केमिकल यूज़ करने हैं, कौन सी चीज़ आप डिक्लेयर कर दो कि भाई ये हेल्दी नहीं है या ये सही नहीं है हेल्थ के लिए, जबकि ऐसे कई ऐसे बैरियर लगाते हो, इतना केमिकल यूज़ हम नहीं लेंगे आपसे, या इस तरह की चीज़ें हम नहीं खरीदेंगे। तो एक बार आपने उसको हार्मोनाइज कर दिया अपने रूल और अमेरिका के और रशिया के रूल्स, यानी दीज आर थिंग्स व्हिच आर अलाउड, दीज आर थिंग्स व्हिच आर नॉट अलाउड। तो उस एरियाज में अगर आप मान लो खेती कर रहे हो, कुछ फसलें उस स्पेसिफिक रशियन मार्केट को ध्यान में रखते हुए आप डेवलप करोगे, अगर आपके जो फाइटोसैनिटरी मेजर्स है वो हार्मोनाइज रहेंगे तभी। तो वो कोशिश की है दोनों ने शुरू किया। इसमें आप देख सकते हो इट इज स्कोप इन एरिया, स्कोप जहाँ पर है कि फाइटोसैनिटरी मेजर्स को हम हार्मोनाइज कर सकते हैं। ग्रीन कॉरिडोर मैकेनिज्म की बात की गई है ताकि दोनों देशों में जो कस्टम्स को लेकर इशू है वो सॉल्व हो पाए। देखिए रशिया इंडिया के साथ एक ही समस्या है, रेड टेपिज्म यहाँ भी ज़्यादा है, ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स यहाँ भी ज़्यादा है, ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स वहाँ भी ज़्यादा है, रेड टेपिज्म वहाँ भी ज़्यादा है। तो इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इन चीज़ों को सुधारा जाए। और रशिया जो इंडिया को जैसे एक्सपोर्ट करता है, फॉर एग्जाम्पल क्रूड पेट्रोलियम और कोल, डायमंड्स, और इंडिया जो एक्सपोर्ट करता है वो क्या है, मेडिकमेंट्स हो गए, ब्रॉडकास्टिंग इक्विपमेंट हो गया, चाय हो गई, इंडिया एक्सपोर्ट करता है रशिया को। तो रिक्वायरमेंट है कि सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी में आप और ज़्यादा बेहतर चीज़ों में इसको बढ़ाओ। तो कोशिश की गई है कि अब 2018 से स्टार्ट हुआ था सिंगल विंडो क्लियरेंस का, ताकि इंडियन कंपनीज को वो इजीली एक्सेस मार्केट का दे पाएं। तो इंडिया और रशिया दोनों ही को बड़ी जरूरत है एक दूसरे के साथ अलाइन करें, दूसरे के इश्यूज को समझें और अपनी ट्रेड पॉलिसी को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ाएं, तभी जाकर व्यापार के बीच में बढ़ेगा। और अब इसका एग्जांपल देख लो, इंडिया ने जो ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम हुआ था उसमें पार्टिसिपेट किया था। ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम कोशिश है रशिया की अपने फार ईस्ट को डेवलप करने की, जैसे हमने मैप में पहले देखा काफी ज्यादा स्ट्रेच है रशिया, तो वो जो आपका फार ईस्ट का रीजन था ये वाला, इसको डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर फेमस व्लादिवोस्तोक का आपका एक एरिया है, तो इंडिया कोशिश कर रहा है कि वहाँ पर भी ट्रेड के साथ एक्सपेंड करे और वहाँ पर मेरीटाइम रूट ढूंढा जाए। और इंडिया ने $1 बिलियन की लाइन ऑफ क्रेडिट प्रोवाइड करी रशिया को टू डेवलप इट्स फार राइट। तो इमेजिन इंडिया जो एड लिया करता था वो लाइन ऑफ क्रेडिट्स को दे रशिया को, दिक्कत यहाँ पढ़ते तो लाइन ऑफ क्रेडिट प्रोवाइड किया, पर क्या वो टाइम पे निकलेगा भाई? एग्जिम बैंक उसको जाने देगा? आप उसको इतने सारे रेड फ्लैग्स होते हैं, बढ़ती नहीं चीजें। तो वो जो अंडर डिलीवरी की बात आती है, वो जो लैक ऑफ स्विफ्टनेस की बात आती है, इस वजह से आपको चाइना हर जगह पहुंच जा रहा है। तो वो दिक्कत है। नया रूट जो चाइना से लेकर व्लादिवोस्तोक का प्रपोज किया गया, इसके अंदर अब रशिया के फार ईस्ट तक हमारी चीजें 16 दिन के अंदर पहुंच पाएंगी। तो जो स्टेप्स लिए गए हैं, जैसे आईएनएसटीसी की बात हो गई, ताकि आईएनएसटीसी क्या कनेक्टिविटी का पॉइंट है, क्योंकि बाहर से लेकर रशिया आप कनेक्ट कर पाओगे थ्रू जिसके एक रूट के, जिसके साथ काफी वॉल्यूम आपकी गुड्स मूव कर पाएंगे, लॉजिस्टिक सर्विसेज बढ़ पाएंगे। अब देखो जो ईस्ट इकोनॉमिक फोरम है वो देख लेते हैं। ईस्ट इकोनॉमिक फोरम 2015 में बनाया गया था, तो डेवलप फार ईस्ट का इलाका ये वाला जिनका था, और इसका एशिया पैसिफिक इस रीजन की कंट्री के साथ ट्रेड ग्रो करने के लिए इंडिया नया रूट, जो पहले रूट था वो ऐसा था कि इंडिया का यहाँ से चीज़ें चलती थी मुंबई से सेंट पीटर्सबर्ग रशिया तक, और अब जो रूट बना इधर से जाएगा पीछे से। तो ये जो रीजन है इनका, ये हालांकि एक एरिया का कवर करता है, लेकिन इस एरिया में डेवलपमेंट नहीं है, ग्रोथ नहीं है। तो उन चीज़ों को सुधार करने की बड़ी आवश्यकता है। यहाँ पर नेचुरल रिसोर्स, डायमंड हो गई, बोरैक्स हो गया, गोल्ड, टंगस्टन, ये सब बहुत सारा है। तो दुनिया जो एक कोल रिजर्व है, हाइड्रोजन रिसोर्सेज कंट्री के यहीं पर है। तो इनके साथ ऑप्शन है कि इंडिया चेन्नई के साथ, या इंडिया की जो रिक्वायरमेंट, इंडिया एनर्जी डेफिशिएंट कंट्री, जहाँ बहुत एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है, रॉ मटेरियल को चाहिए। जैसे अपनी मैन्युफैक्चरिंग की हम स्किल को ग्रो करेंगे, विल रिक्वायर मच मोर मिनरल्स एंड मटेरियल्स व्हिच कैन बी प्रोवाइडेड ओनली बाय द कंट्रीज लाइक रशिया, और वो अपना रीजन यहाँ पुश कर रही है। सो इट्स गुड फॉर अस टू गेट दिस मटेरियल फ्रॉम दिस कंट्रीज, जो हमें बहुत फायदा पहुंचाएगा। और यही कोशिश इंडिया की है कि ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम जैसे एरियाज का फायदा उठा के इंडिया और ज्यादा ग्रो करे। तो एक स्टेप है, एक एग्जांपल यहाँ देख सकते हैं, इंडिया कोशिश कर रहा है ट्रेड को ज्यादा बढ़ाने की। स्पेसिफिकली अब एनर्जी, अभी हमने क्या देखा है, जब से युद्ध स्टार्ट हुआ यूक्रेन का, इंडिया हैज इंक्रीज्ड द वॉल्यूम ऑफ ऑयल एंड गैसेस व्हिच इंडिया बाइज फ्रॉम रशिया, बिकॉज़ रशिया इंडिया को डिस्काउंट ऑफर पे देता है, सस्ते दरों पे दे रहा है, जिसका विरोध यूरोप कर रहा है, जबकि यूरोप खुद गैसेस खरीद रहा है रशिया से। सो इट इज अ स्टेप जहाँ पर इंडिया की नीड है, वो सप्लाई कर सकते हो, दे कैन सप्लाई इट। और इंडिया रशिया के साथ सबसे बड़ा रिजर्व किसी नेचुरल गैस का है, तो इसलिए ओएनजीसी विदेश ने भी जो सैकलिन ऑयल गैस प्लांट है वहाँ पर 20% स्टेक ले रखा है। इट इज एन एग्जांपल जहाँ पर रशिया के साथ कुछ भी प्रॉब्लम अमेरिका की होती है तो इंडिया के इन्वेस्टमेंट भी फंस जाते हैं। तो सेंट पीटर्सबर्ग डिक्लेरेशन हुई थी, इसमें दोनों ने बोला था कि जॉइंट एक्सप्लोरेशन करेंगे आर्कटिक रीजन में। तो इंडिया का जो पिवट टू आर्कटिक है, जो आर्कटिक के बारे में कोशिश कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट और एक्सप्लोरेशन बढ़ाने की, वहाँ पर इंडिया की ड्राफ्ट आर्कटिक पॉलिसी है, वो भी आपको मैं डिस्कस करूंगा, शेयर करूंगा आपके नोट्स में। तो वहाँ पर भी कोशिश की जा रही है कि रूट डेवलप किया जाए नॉर्थ सी के आसपास, रूट डेवलप किया जाए और ज़्यादा एक्सप्लोरेशन के लिए और ज़्यादा एनर्जी एक्सपोर्ट्स के लिए। फिर न्यूक्लियर एनर्जी प्रोडक्शन में जो कुरानकुलम पावर प्लांट है वो रशिया के साथ बन रहा है कॉर्पोरेशन में, और दोनों ही जॉइंटली न्यूक्लियर पावर प्लांट डेवलप कर रहे हैं बांग्लादेश में, रूपपुर नेशनल जो पावर प्लांट है। तो वो इट इज अगेन अ वेरी यूनिक एस्पेक्ट ऑफ इंडिया और रशिया रिलेशंस, जो इंडिया चाहेगा कि बाकी जापान यूएसए के साथ भी इंडिया रेप्लिकेट करे। लेकिन इट अगेन शोज कि भाई इंडिया और रशिया के कितने संबंध ऑलरेडी पटरी पर है, व्हिच कैन बी लेवरेज्ड, राइट। बाकी जहाँ जहाँ जो पॉलिटिकल कन्वर्जेंस है, मल्टीपोल पोलर वर्ल्ड हो गया, चाइना के बारे में बात होगी। अब इंडिया एससीओ में क्यों आया? क्योंकि रशिया चाहता था कि इंडिया एससीओ में, ताकि वो चाइना को कंटेन कर पाए, और इंडिया अपनी एक्टिस को अब ले जाकर जाना चाहता है कि भाई रशिया तक पहुंचाया जाए। इंडिया का यूएसए की सीट में हमेशा से लेकर रशिया सपोर्टर रहा है, और हमेशा से कोशिश रही है कि इंडिया को भी वो अलाइन करे अपने साथ चीज़ों को ले। अब जब हम एग्रीकल्चर की बात करें, एक और चीज़ है जहाँ पर इनके बीच में एग्रीमेंट हुआ था, लाइक जो फर्टिलाइजर है उसका मेजर जो ग्रोथ होती है वो यहाँ रशिया में होती है। तो एक फर्टिलाइजर एग्रीमेंट हुआ था रशियन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड आरडीआईएफ के बीच में, आरडीआईएफ और जो इंडियन पोटैश लिमिटेड के बीच में, ताकि जो फर्टिलाइजर सेक्टर में और ज़्यादा ग्रोथ की जा सके, जो रिक्वायरमेंट है वहाँ से आ पाए। और जो आर्कटिक रीजन हो, ऑयल एक्सप्लोरेशन वहाँ पर तो फोकस कर रहे हैं, क्रूड ऑयल वहाँ से खरीद रहे हैं, हाइड्रोथर्मल पार्क को लेकर भी हमने एक एग्रीमेंट साइन करी है। और जो नागपुर सिकंदराबाद का जो इंडियन रेलवे का सेक्शन है, नागपुर सिकंदराबाद, वहाँ की स्पीड बढ़ाने को लेकर भी बातें चल रही हैं। न्यूक्लियर फील्ड में एग्रीमेंट हुआ है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करें तो इंटीग्रेटेड लॉन्ग टर्म प्रोग्राम ऑन कोऑपरेशन आईएलटीपी ये साइन हुआ था, ताकि इंडिया और रशिया के बीच में इसके ऊपर भी काम हो सके। 2016 में जो रॉसकॉस्मोस है और इसरो है, इन्होंने एक एमओयू साइन किया था कि जिससे ग्लोनास और नाविक के बीच में रिलेशन बेहतर हो सके। एक एग्रीमेंट किया था 2016 में टू अलाइन ग्लोनास एंड नाविक। क्या है नाविक और ग्लोनास हम डिस्कस कर चुके हैं, ताकि जो एक ग्राउंड मेजरमेंट सिस्टम है, ताकि इन दोनों सिस्टम्स के थ्रू जो मेजरमेंट्स आ रही है उसको वो टैली कर पाए, समझ पाए क्या किस लेवल तक चीजें कर रही हैं। और इंडिया की जो पहली सैटेलाइट तैयार किसने भेजी थी? वो रशिया ने भेजी थी, जो कि यूएसएसआर थी उस टाइम में। उसी की तरह आप देखो जो इंडिया के पहले व्यक्ति अंतरिक्ष में गए थे, क्या नाम था उनका? वो किस रॉकेट पे गए थे? वो सोयूज रॉकेट पे गए थे, जो रशियन है। अब जो गगनयान मिशन इंडिया का बन रहा है, जिसमें कि इंडिया के स्पेस जो पहली बार इंडिया के लोग जो इंडियन रॉकेट जाएगा, जहाँ पे इंडियन एस्ट्रोनॉट्स जाएंगे अंतरिक्ष में, वो भी उनकी भी ट्रेनिंग रशिया में हुई है। जो गैगरिन टेस्ट एंड रिसर्च कॉस्मोट्रॉन यूनिट है उनका, कॉस्मोनॉट टेस्टिंग सेंटर, सॉरी, जो उनका गैगरिन रिसर्च एंड टेस्ट कॉस्मोनॉट ट्रेनिंग सेंटर है, वहाँ पर ट्रेन किया गया था इंडियन जो लोग जाएंगे एस्ट्रोनॉट्स गगनयान मिशन में उनको। और
राकेश शर्मा जब गए तो ऑब्वियसली वो भी रशियन रॉकेट पर ही गए थे। तो इंडियन और रशियन स्पेस कोऑपरेशन हैज बीन प्रीटी फार। कोशिश ये भी थी कि चंद्रयान 2 का जो मिशन था, इट वाज सपोज्ड टू बी जॉइंट मिशन, जो लैंडर था वो रशिया डेवलप करने वाला था, लेकिन रशियन स्पेस एजेंसी ने कहा कि वो बिकॉज दे आर नॉट दे कुडंट डिलीवर इट ऑन टाइम, तो इंडिया ने खुद ही उसको डेवलप किया था। तो स्पेस टेक्नोलॉजी में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट है। और हालांकि जब यूएस का विघटन हुआ था तो अमेरिका ने कुछ इनके ऊपर लगा लिए थे सैंक्शन, जिसकी वजह से सामान ज़्यादा बढ़ नहीं पाए थे, तो इंडिया ने फिर अपने पीएसएलवी जीएसएलवी पर फोकस किया। और अर्लियर ऑन जितने भी इंडिया के लॉन्चेस होते थे मेजरली रशिया से ही हुआ करते थे। तो वो अब दिखाता है कि देयर स्टिल स्कोप जहां पर इंडिया कैन बी अ बेटर पार्टनर रेदर देन अ क्लाइंट ऑफ रशिया, क्योंकि इसरो की जो ग्रोथ है शोकेसेस दैट हाउ वी कैन फर्दर कोलैबोरेट विद रशिया। डिस्पाइट ऑफ ऑल दिस, अभी भी रशियन स्पेस टेक्नोलॉजी इंडिया से बहुत आगे, इंडिया कैन लर्न अ लॉट फ्रॉम देम। सो दिस इज एन एरिया वेयर इंडिया कैन फर्दर इनकैश कोऑपरेशन विद रशिया। ये बातें तो होगी स्पेस टेक्नोलॉजी में। हमने बात करी आर्यभट्ट भास्कर क्रायोजेनिक और टेक्नोलॉजी हैवी रॉकेट्स बनाने की, और अब रिसेंटली गगनयान से अपने साइंटिस्टों को ट्रेन कर रहे हो अपने आउटर स्पेस टेक्नोलॉजी में, इनके साथ एग्रीमेंट भी की हुई है और कोशिश आप करो लगातार कि और ज़्यादा ऑर्गेनाइज हो पाओ इन रिलेशनशिप विद दिस। बट इतने रिलेशन जितने अच्छे हैं उतनी समस्या यहाँ पर भी इशूज बहुत सारे हैं। लिमिटेड एरियाज ऑफ कोऑपरेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज नो ट्रेड दैट मच, इट इज बेसिकली सेंटर्ड ऑन मिलिट्री ओनली कोऑपरेशन। बहुत कम प्रोग्रेस हुई बाकी इलाकों में। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी हो गई, आपकी मर्चेंटाइल ट्रेड की बात हो गई, मर्चेंडाइज की बात हो गई, प्रोडक्शन की बात हो गई, को प्रोडक्शन की बात हो गई, नॉर्मली ट्रेड में नहीं हो पा रहा है। क्लाइमेट ये जो रशिया और यूएस में इंडिया को किसी एक को चलना पड़ रहा है, दैट्स अ बिग डायलेमा, क्योंकि जो इंडिया और रशिया के इंटरेस्ट है दे आर डाइवर्जिंग नाउ। इंडिया यूएस के इंटरेस्ट ज़्यादा कन्वर्ज करे, सो इट इज इशू। डिफेंस के सेक्टर में जैसे जैसे टाइम के साथ गिरता जा रहा है तो इंडिया उतना ज़्यादा डाइवर्सिफाई कर रहा है अमेरिका और इजराइल और फ्रांस के साथ, इससे रिलेशनशिप पे कंसर्न है। फिर प्रेजेंटली जो काटसा का एक खतरा है वो बना रहा है। ट्रेड के एरियाज में क्या क्या दिक्कत दिख रही है, इन्वेस्टमेंट नहीं है, कनेक्टिविटी नहीं है, बैंकिंग लिंक्स नहीं है। अब रिसेंटली क्या हुआ, अमेरिका ने इनके ऊपर सैंक्शन लगाया, तो जो स्विफ्ट है जो बैंकिंग कम्युनिकेशन चैनल है वो ब्लॉक हो गया। इंडिया इनके साथ ट्रेड करना मुश्किल हो गया। करेंसी स्वैप आप कर ले तो किसी देश के साथ, मगर दिक्कत है कि भारत रशिया करेंसी स्वैप पे भी दिक्कत है कि भाई आपका लेना देना है ही नहीं रशिया के साथ ट्रेड वाइज ज़्यादा, तो ये बड़ी दिक्कत का प्रॉब्लम है। और दोनों के रेगुलेटरी प्रोविजंस बहुत स्लो है, दोनों में बहुत ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स है, रेड टेपिज्म है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं है, दोनों में कॉमनैलिटी नहीं है इन टर्म्स ऑफ जो उनके प्रोसीजर है, हार्मोनाइजेशन ऑफ प्रोसीजर्स वो नहीं है कि आप क्या यूज़ करते हो वो क्या यूज़ करते हैं। दोनों के जो सिस्टम्स है काफ़ी सेपरेट है, नियम अलग अलग हैं, सैनिटरी फाइटोसैनिटरी मेजर्स को लेकर इशूज़ हैं, और कितना टाइम लगता है चीज़ों को पहुंचने में उसमें इशू है। तो ये सारी चीज़ें बढ़ती जा रही हैं समस्या के स्तर पे, जिसको रोकना बड़ा इंपॉर्टेंट है। और एक बैंकिंग चैनल्स ग्रो करना, एक पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस लाना इन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, ताकि बेहतर तरीके से ग्रो कर सके, बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये सब ट्रेड का सेक्टर है और ट्रेड में अभी तक रिलेशनशिप बिल्कुल भी ग्रो नहीं करता। और एक सेक्टर स्पेसिफिकली दर्द का जो इशू बना हुआ वो है स्ट्रेटजिक पोजीशन जो इंडो पैसिफिक है। रशिया का कहना है कि इंडो पैसिफिक इज अ कंस्ट्रक्टेड entity made by US to further push its own agenda in the region, to pit countries against other countries of the region। मतलब भारत चाइना से लड़ाना और खुद का फायदा देखना वो उनकी कोशिश है। कंपेयर टू इंडिया का कहना है कि भाई ये होना चाहिए बिकॉज चाइना बढ़ रहा है, और ये भी लग रहा है रशिया को कि भाई इससे इंडिया और अमेरिका के करीब जाएगा, वी लूज अ बिग इंपॉर्टेंट पार्टनर। और जैसे अमेरिका के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा, आर्टिफिशियली इंपोज कंस्ट्रक्ट बीइंग प्रमोटेड बाय यूएस, ऑस्ट्रेलिया एंड जापान। ये इन्होंने यहीं पर बैठ के कहा था इंडिया में जब राइसिना डायलॉग्स हुए थे तब। तो ये सारी जो कंसर्न्स है इंडिया का एक बड़ा इंपॉर्टेंट की एक पिवट है इंडो पैसिफिक इन इट्स फॉरेन पॉलिसी नाउ, चाहे वो एक्टिस की बात करें, चाहे इंडो ओशन रीजन की बात करें, चाहे अलाइनिंग विद कंट्रीज अक्रॉस इंडो पैसिफिक की बात करें, टू फाइट अगेंस्ट चाइना, टू क्रिएट इंफ्रास्ट्रक्चर, टू क्रिएट ग्रोथ कॉरिडोर्स इन द रीजन। इंडिया नीड्स दिस रीजन। इंडिया का एक प्रोमिनेंट अब ये रीजन जो है वो एक फॉरेन पॉलिसी फोकस पर है। तो रशिया का ऐसा कहना इंडिया के सरकार दर्द है। फिर आप टेररिज्म की बात करो तो इंडिया और रशिया ने हाल ही में कन्वेंशन फाइनलाइज किया, लेकिन इंडिया और रशिया के विवाद भी थोड़े बहुत बने पड़े रहते हैं कि भाई हाउ टू डिफाइन इट। और रशिया के ऊपर जो सैंक्शन लगे यूक्रेन के बाद, उसके बाद रशिया और करीब आ गया चाइना के। और इंडिया जब भी कोई मुद्दा लेके यूएनएससी पहुंचता है, चाहे लश्कर तैयबा के किसी व्यक्ति को हो या जवाब उद्दावा के किसी व्यक्ति को आपको सैंक्शन करना हो, कौन टांग लाता है उसमें चाइना टांग ला देता है। तो ये जो मुद्दा है, ये टांग लाने की प्रॉब्लम है, ये अब जितना वो चाइना के करीब जाएगा रशिया, उतनी सरकार इंडिया के लिए बढ़ेगा, क्योंकि इंडिया में ट्रेडिशनल पार्टनर। तो अब यूएनएससी भी डिवाइड हो गई है P3 और P2 के बीच में। तो रशिया चाइना ट्रेड जो बढ़ते बढ़ते इतना ज़्यादा बढ़ चुका है, $400 बिलियन की आपने गैस इंडस्ट्री सब्सिडी कर ली है, BRI प्रोजेक्ट को रशिया ने इससे जोड़ दिया है आपने, जितनी डिपेंडेंस रशिया की चाइना के ऊपर बढ़ती जा रही है, पॉलिटिकली भी, जियोपॉलिटिकली भी, स्ट्रेटेजिकली भी। उसका मतलब ये है कि आफ्टर पॉइंट दे कैन नॉट हेल्प इंडिया इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट विद चाइना, जो हमने भी रिसेंटली देखा। सो इस वजह से भी जो एक मेजर प्रॉब्लम है वो क्रिएट हुई है। यही प्रॉब्लम आगे बढ़ के पाकिस्तान और ईरान तक पहुंच रही है, जहां पाकिस्तान और ईरान के संबंध के साथ सुधर रहे हैं। अब यूक्रेन के केस में आपने जो भी प्रॉब्लम है उसके बाद इंडिया क्या करेगा? इंडिया कैन नॉट टेक अ स्टेप ऑन दैट। जो एक्सक्लूसिविटी इंडिया को प्रोवाइड रशिया कर रहा था पाकिस्तान के केस में, क्या वो रशिया चाइना केस में है? तो नहीं। इन्होंने यही मिसाइल रशिया को भी बेच रखी है, चाइना को भी बेच रखी है। यही डिफेंस प्रोडक्शन जो है रूट लाइन वो चाइना की भी है। और जो एक आर्म्स एम्बार्गो जो लगाया हुआ था अमेरिका रशिया ने पाकिस्तान के ऊपर, उनको हथियार नहीं बेचेंगे 2014 के बाद, वो समाप्त हो चुका है। अब वो कोशिश कर रहे हैं और परमिशन भी मिल चुकी है पाकिस्तान को ग्वादर पोर्ट को इस्तेमाल करने के लिए। ग्वादर पोर्ट से ही तो प्रॉब्लम थी इंडिया को, इसलिए तो इंडिया ईरान में चाबहार डेवलप कर रहा था। अब उनके जो बायलैटरल रिलेशन है रशिया और पाकिस्तान के, वो बढ़ के बायलैटरल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप तक बढ़ रहे हैं। तो इससे इंडिया को बड़ी दिक्कत है कि कहीं रशिया, चाइना, पाकिस्तान और ईरान इनके बीच में लैंड ना हो जाए तो इंडिया के लिए बड़ी सरकार दर्द हो जाएगा रीजन में। तो इन सभी चीज़ों के कारण जो अब सरकार दर्द है भारत और रशिया के रिलेशन में बढ़ते जा रहा है, स्पेसिफिकली RIC, रशिया, ईरान, चाइना, तब तो ठीक था। अब ये जब पाकिस्तान इसमें ऐड हो जाएगा तो इंडिया के लिए बड़ी दिक्कत है। RCP इज अ बिग नेक्सस, जिसमें इंडिया का एक बड़ा अच्छा दोस्त, दो इंडिया के खतरनाक दुश्मन और नेबर एक साथ हो जाएंगे, तो इंडिया कैन रियली लूज आउट ऑन अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो इसलिए इंडिया की रिक्वायरमेंट है, टेंशन बढ़ती थी। फिर बाकी फॉरेन पॉलिसी के लिए जो मुद्दा यहाँ डॉन्स लुहांस का, ये तो है ही है। ये मुद्दा ये है कि भाई रशिया की फॉरेन पॉलिसी में जो कोशिश वो कर रहे हैं कि बैलेंस ऑफ पावर बनाने की, उसमें जब इन्होंने लुहांस, डोनेट्स्क और ऊपर ये आपका जो कीव रीजन को कैप्चर कर लिया है, क्रीमिया ऑलरेडी 2014 में कैप्चर करके बैठे हुए हैं वो। तो इन सभी चीज़ों को लेकर काफी विवाद की स्थिति बनी हुई है। अब यहाँ देखने वाली बात है कि भाई इतने न्यूज़ में है कि आपको ये पता है कि सी ऑफ अज़ोव कहाँ पर है। ये सी ऑफ अज़ोव किसके घिरा पड़ा है? यूक्रेन, रशिया, क्रीमिया के बीच में। स्ट्रेट ऑफ कर्च कहाँ पर है? ब्लैक सी कहाँ पर है? स्ट्रेट ऑफ दार्दानेल्स कहाँ पर है? ठीक है। फिर आपका इन रीजन्स में जो इंपॉर्टेंट एरियाज हैं, डोनेट्स्क, लुहांस्क, कीव, इन सभी की लोकेशंस आपको देखना इंपॉर्टेंट बहुत जरूरी है मैप के ऊपर, ताकि क्योंकि इतने से न्यूज़ में है तो इतनी क्लैरिटी आपके पास होनी चाहिए। तो ये ब्लैक सी देखा आपने तो आप LC भी देख लो, है ना, आप कैस्पियन सी भी देख लो, जब आप मैप देख रहे हो तो। सो दीस थिंग्स यू शुड फोकस ऑन। तो यूएस रशिया टेंशन पर एक बार देख लेते हैं क्या कहानी है यूक्रेन के केस। अब ये जो इलाका है ये है सी ऑफ अज़ोव, ये हमारा यूक्रेन पहले यूएसएसआर का पार्ट था, रिपब्लिक था यूएसएसआर का, ठीक है। फिर ये अलग हुआ और ये 1991 के बाद से एक अलग देश बन के खड़ा हो गया। इनमें कुछ लोग रशियन बोलते हैं, कुछ लोग यूक्रेनियन बोलते हैं। जो इनका ये रीजन है लुहांस्क, डोनेट्स्क या क्रीमिया, यहाँ के लोग रशियन ज़्यादा बोलते थे। तो रशिया का ऐसा कहना है कि जो लोग रशियन बोलते हैं, जो एक रशियन कल्चर है, वो हमसे रिलेट करते हैं, दे बिलोंग टू अस। और इससे पहले यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट हुआ करते थे, उनको अमेरिका और
वेस्ट की जो कंट्रीज की तरफ से बहुत विरोध झेलना पड़ा। उनको कहा जा रहा था कि वो पुश कर रहे हैं यूक्रेन को रशिया के ऑर्बिट में, रशिया के और कब्जे में बढ़ाते जा रहे हैं। इसके विरोध में एक विरोध प्रदर्शन हुआ, वो प्रेसिडेंट को जाना पड़ा, वो रशिया चले गए और उनके बदले में दोबारा इलेक्शन हुआ। तो आपके जो ज़ेलेंस्की हैं, जो चुन के आए हैं, वो वहाँ के राष्ट्रपति बने ज़ेलेंस्की। ज़ेलेंस्की के ऊपर आरोप लग जा रहा है कि ज़ेलेंस्की नॉर्थ इसके इस रीजन में जो है, लुहांस्क डॉनबास के रीजन में, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हिंसा फैलाना, जो रशियन स्पीकिंग पॉपुलेशन के खिलाफ अत्याचार कर रहे हैं। आई विल रिपीट, वो रशियन बोलते हैं, रशियन है नहीं, रशियन भाषा है ना, तो कई इस रीजन में तो पहले पूरा रशिया देश था, तो कई लोग रशियन बोलते हैं। तो उनका कहना है कि यहाँ के लोगों के साथ बहुत ज़्यादा वो किया, और जो ज़ेलेंस्की है वो असल में यूएस के एजेंट हैं, जो यूक्रेन को नीटो और अमेरिकन वो चाहते हैं अमेरिका की न्यूक्लियर वेपन्स यहाँ लग जाए, जिससे कि पूरा का पूरा अमेरिका के कंट्रोल में यूक्रेन आ जाए। तो कुछ जो रीजन है जहाँ पे रशिया बोलने वाले लोग थे, वहाँ पर वो जैसे क्रीमिया में पहले 2014 में अटैक किया और ये पूरा कैप्चर करके यहाँ पर वोटिंग कराई, और उन्होंने 99% लोगों ने कहा कि हमें यूक्रेन का पार्ट नहीं रहना है, उनको अलग डिक्लेयर करा दिया। अभी उन्होंने लुहांस्क और डोनबास रीजन में ऐसा किया, और ठीक वही रशियन स्पीकिंग पॉपुलेशन के इलाकों में वहाँ जो रेबल्स थे, ऐसा नहीं कि रशिया खुद ही घुस गया, पहले वहाँ कुछ जो विरोधी प्रदर्शन थे उनको हथियार प्रोवाइड किया गया, उनको थोड़ा सपोर्ट दिया, उन लोगों ने हमला कर दिया कि भाई हम नहीं मानते इस प्रेसिडेंट को, ये दिक्कतें आ रही हैं। तो फिर उसके बाद अब उस रीजन में धीरे-धीरे कहा कि भाई बहुत ज़्यादा हिंसा बढ़ रही है, ये रीजन आज़ाद हो चुके हैं, लुहांस्क का रीजन रशिया की जो सेपरेटिस्ट ने कंट्रोल किया, बाद में रशिया खुद घुस गया इसमें और वो इलाका को कैप्चर कर लिया। फिर अब उन्होंने बेलारूस से एक और रूट खोल दिया कि वहाँ से भी हमला स्टार्ट कर दिया। तो इस हमले में अब यूक्रेन रशिया फंस चुका है, और इसी पंगे के बाद अमेरिका ने लगा दिया सैंक्शन, किसके ऊपर, रशिया के ऊपर सैंक्शन है। रशिया ऑयल एक्सपोर्ट मेजर यूरोपियन कंट्रीज को कर नहीं सकता, क्रूड ऑयल इंडिया से खरीद रहा है कुछ लेवल पे, ऑलरेडी चाइना की डील तो है ही, चाइना के साथ बॉर्डर शेयर करता है, तो कोई टेंशन भी नहीं है। इंडिया को हालांकि बड़ी दिक्कतें आ रही हैं, एक तो चाहे वो बैंकिंग चैनल्स के साथ स्विफ्ट का जो सैंक्शन था वो लग चुका है, फिर बॉर्डर पे और जो ट्रेड है उसमें दिक्कतें आ रही हैं। तो इस सिनेरियो में जो टेंशन है यूएस रशिया की, वो इंडिया तक पहुंच रही है। अब प्रेसिडेंट इलेक्शन में डोनाल्ड ट्रंप जो जीत के आए, उनके ऊपर आरोप कि रशिया ने सपोर्ट किया उनको। अब बाइडेन आए तो और एंटी रशियन स्टैंस ले रहे हैं, उससे दिक्कत है। जो सीरिया में जो विवाद है, बशर अल असद को जिसको सपोर्ट रशिया कर रही है, उनके जो विरोधी हैं उनका सपोर्ट अमेरिका कर रहा है, उनके बीच में इंडिया फंसा पड़ा कि किसके साथ बात करना करे। वेनेजुएला में निकोलस मादुरो जो है उनको सपोर्ट रशिया कर रही है, इनके खिलाफ अमेरिका है। और बायलैटरल रिलेशंस में भी, चाहे स्नोडेन की बात कर लो, चाहे ह्यूमन राइट्स की बात कर लो, जो उनके खिलाफ जो एक अलेक्सी नवलानी है जो विरोध कर रहे थे पुतिन का, उनको जेल में रखा हुआ है, और जो स्नोडेन थे उनको रशिया ने पनाह दी हुई है। स्नोडेन जिन्होंने सीआईए और उनकी जो लीक्स की थी कि भाई ये कैसे ह्यूमन राइट्स का वायलेशन कर रहे हैं, कैसे इसको कैप्चर करना चाह रहे हैं, डेटा जैसे मैनिपुलेट कर रही है अमेरिका की खुफिया एजेंसियां, एनएसए जो है। तो ये सब सीआईए और एनएसए का जो लिखा जो था, वो ऑलिवर स्नोडेन एक जो उनके जासूस थे, उनके नंबर उन्होंने विसल ब्लो किया था, संसार के सामने खुल कर दिया था कि भाई ये चीज़ें हो रही हैं जो अमेरिका कर रहा है, बड़े बड़े देशों के राष्ट्रपति के बारे में उनके फोन नंबर्स, उनके डेटास सब चोरी किए जा रहे हैं। सो उनको पनाह दी है रशिया ने। ये मुद्दे का विषय अमेरिका रशिया के बीच में है। तो कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जो रशिया अमेरिका की टेंशन है, जो वो वहाँ से उठ के इंडिया के ऊपर भी आ जा रहे हैं। क्यों भाई, अब इनके बीच लड़ाई होगी तो इंडिया को संबंध थोड़े देखने पड़ेंगे भाई, किससे किस लेवल तक रख पाओ, क्योंकि फिर सैंक्शन की बात आ जाती है। इसलिए S-400 को लेकर ऐसा माना जा रहा था कि शायद इंडिया को वीवर मिल जाए, शायद इंडिया पर सैंक्शन ना लगाए रशिया अमेरिका, क्योंकि इंडिया को पता है कि S-400 इंडिया खरीद रहा है टू काउंटर द बैलेंस ऑफ चाइना इन द बॉर्डर। तो अब जो विचित्र स्थिति भारत के लिए स्ट्रेटेजिकली बन रही है, जहाँ रशिया चाइना के करीब जा रहा है, इंडिया और रशिया के बीच विवाद बढ़ते जा रहे हैं, भारत स्थिति में क्या करेगा ये समझने वाली बात है भविष्य में। और डिक्लेयर कर रखे हैं लोगों ने जो उनकी सिक्योरिटी थ्रेट है कि रशिया चाइना द टू थ्रेट्स टू यूएस नेशनल सिक्योरिटी। तो बाइडेन पुतिन दोनों ने बोला रिसेंटली कि हम संबंध सुधारेंगे जब वो नया चुन के राष्ट्रपति, लेकिन हमने देखा कहाँ संबंध सुधरे, उन्होंने तो अटैक कर दिया उधर। और ये कहा जा रहा है कि एक पाइपलाइन थी नॉर्ड स्ट्रीम, जिसके थ्रू रशिया प्रोवाइड करता है यूरोप को गैसेस। उस स्ट्रीम में कुछ छेद हो गए, उसे किसी ने फोड़ दिया, तो कहा जा रहा है वो अमेरिका ने फोड़ा है ताकि जंग नहीं जाए, और जो इधर के बाकी जो देश यूरोप के हैं वो गैसेस ना खरीदें उनसे, ताकि फंसे रह पाए। तो ये मुद्दे जो खड़े हैं मैदान में, इनसे बड़ी समस्या यहाँ पे क्रिएट हो रही है। और इंडिया के लिए इंप्लीकेशंस क्या है? इंडिया का जो मेजर रीजन में एक इंस्टीट्यूशन खड़ा हुआ है क्वाड, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूएसए। उसके बदले में क्या आपको आरसीपी खड़ा होता दिखेगा, रशिया, चाइना एंड पाकिस्तान। तो जो एक कॉन्फ्रेंस हुई थी अफगानिस्तान को लेकर 2021 में, रशियन पीस कॉन्फ्रेंस, उसमें रशिया ने इन्वाइट नहीं किया था इंडिया को, लेकिन वहाँ पे चाइना, पाकिस्तान, ईरान तीनों इन्वाइट किए गए थे। तो अगर रशिया कोई ऐसा काम करे जहाँ इंडिया को एक्सक्लूड कर दे, वो भी इंडियन रीजन की चीज़ों के बारे में डिस्कस करने, उनका लॉजिक ये था कि भाई इंडिया का बॉर्डर शायद अफगानिस्तान से नहीं लगता इसलिए, लेकिन चाइना को तो उन्होंने बुलाया था। तो क्या यहाँ पर एक्सेस बनता दिख रहा है? अगर ये बन जाए तो इंडिया के लिए बड़ी समस्या की बात है। पाकिस्तान तालिबान टेक ओवर के बाद से पाकिस्तान के जितने इंटरेस्ट है वो टॉप पर है अफगानिस्तान में। रशिया हमेशा चाहेगा कि अफगानिस्तान में उसका इन्फ्लुएंस बना रहे, वो इन्फ्लुएंस थ्रू पाकिस्तान, थ्रू आईएसआई ही हो सकता है। तो इसलिए आप देख रहे हो, आप और पाकिस्तान के साथ उनकी अलायंस बढ़ेगी, दे विल कीप ऑन इंप्रूविंग रिलेशंस। वो हथियार बेच रहे हैं पाकिस्तान को, एंड दे वुड वांट टू सेल मोर एंड मोर आर्म्स टू पाकिस्तान, क्योंकि इंडिया जैसे से हटेगा उनको एक नया मार्केट चाहिए। और अमेरिका के संबंध अगर खराब होते हैं पाकिस्तान के साथ और ज़्यादा, तो चाइना की मदद के थ्रू, चाइना की फंडिंग के थ्रू शायद चाइना की फंडिंग के थ्रू पाकिस्तान को हथियार चाइना प्रोवाइड करा पाए। तो ये समस्याएं खड़ी हैं इंडिया के लिए। भाई अगर ऐसा होता है तो नए नए डायमेंशन बनते दिख रहे हैं। ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे भी इंडिया को सपोर्ट किया कश्मीर ने, लेकिन अब जब ये एक्सेस उभरेगा तो क्या वो रशिया पाकिस्तान को सपोर्ट करेगा, इंडिया को सपोर्ट करेगा? अगर ये उभरता है तो इट इज नॉट राइट ना हो रहा है ऐसा, पर चांसेस है। सो कनेक्टिविटी को लेकर जो चाबहार का लिंक था, एनएसटीसी की बात थी, वो चाबहार को अब लेकर ईरान बोल रहे हैं हम चाबहार को ग्वादर से जोड़ देंगे। चाबहार ग्वादर जुड़ गया तो भाई बीआरआई को एक ही हो गया, तो आईएनएसटीसी और बीआरआई तो एक ही बन जाएगा उसके बाद। तो भारत का जो ऑब्जेक्टिव था स्ट्रेटजी का, फॉरेन पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव, जो इंडिया एज अ काउंटर खड़ा करना चाह रहा है बीआरआई को, वही खड़ा नहीं होगा। भाई बीआरआई में मिल जाएगा तो फायदा क्या इंडिया को? तो इंडिया के लिए बेटर है कि वो जापान और अमेरिका के साथ काम करें। एटलीस्ट बीआरआई को नहीं मान रहे, ब्लू डॉट नेटवर्क पे फोकस कर रहे हैं, सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव एससीएलआरआई पर फोकस कर रहे हैं। तो वही समस्या है कि भाई भारत कैसे बैलेंस करें इन चीज़ों को। फिर बात आती है मिडिल ईस्ट की स्टेबिलिटी की। सीरिया में वो असद को सपोर्ट कर रहे हैं और इनकी क्लोजनेस ईरान से बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, लेकिन इससे इंडिया का जो इंटरेस्ट है वो समस्या में आ जाता है कनेक्टिविटी एनर्जी का, कि जितनी यहाँ पर विवाद बढ़ेंगे, जितने मिडिल ईस्ट में, वेस्ट एशिया में जितनी समस्याएं खड़ी होंगी, उतनी ही दिक्कतें होंगी भारत की एनर्जी को लेकर। तेल के दाम उतने बढ़ जाएंगे जितनी हिंसा वहाँ होगी, जितना प्रॉब्लम बढ़ेगी तो इंडिया को उतनी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ जाएगी। तो इसलिए इंडिया के लिए बड़ी समस्या की जड़ है। और रिसेंटली एक नई आर्म्स रेस शुरू हो गई है। इन्होंने एक जो एग्रीमेंट किया था कि न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बढ़ाएंगे, वो भी खत्म हो चुका है और ज़्यादा ये शुरू हो चुकी है। ओपन स्काई एग्रीमेंट था, जिसके तहत ये दोनों देशों के बीच में ओपन स्काई एग्रीमेंट था कि एक दूसरे के देश से आप अपने प्लेन लेके जा सकते हैं, नॉन मिलिट्री प्लेन, चेक करने के लिए, ताकि कोई हिंसा ना फैले, कोई अगर आप कोई ऐसा उनके खिलाफ कुछ खड़ा ना करो प्रोजेक्ट। लेकिन उससे पहले अमेरिका निकला, रशिया निकला ओपन स्काई एग्रीमेंट से, तो वो भी एक समस्या की जड़ है। तो ये जो नए एरिया ऑफ कॉर्पोरेशन बन रहे हैं, ये इस पार्टनरशिप को नए लेवल तक ले जा सकते हैं, लेकिन इंडिया एंड रशिया नीड्स टू गो बियॉन्ड एनर्जी एंड डिफेंस. Energy and defense are the keystone of India-Russia relations, but this is not sufficient. India and Russia needs to go beyond it. India and Russia needs to move the relationship towards the software, towards connectivity, projects of cooperation on trade, cooperation on space technology, cooperation on newer cutting-edge technologies, manufacturing.
दे नीड टू फोकस ऑन एफटीए। और अब जो इंडिया यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन के साथ भी फैसिलिटेट ट्रेड करना चाह रहा है एक एफटीए बनाकर, चाइना को बैलेंस करने के लिए इंडिया को रिक्वायरमेंट है, रशिया को भी चाइना को बैलेंस करना होगा, बिकॉज एट वन पॉइंट ऑफ टाइम कहीं ना कहीं जाके चाइना रशिया के लिए भी थ्रेट है। चाइना बिकॉज दे आर सीइंग अ मेजर पावर राइजिंग इन द नेबरहुड, जिनका इंटरेस्ट हरदम रशिया के साथ अलाइन नहीं कर रहा, दे डोंट सी देमसेल्फ एज अ पार्टनर। चाइना की बात है, चाइना सी इटसेल्फ एज अ सोल पावर, उसको और कोई नहीं छीन सकती। तो रशिया की जो महत्वाकांक्षा है वो काउंटर है चाइनीज महत्वाकांक्षा की, तो इसलिए वी नीड टू बैलेंस इट आउट, वी नीड टू फाइंड अ कॉमन बैलेंस विद चाइना। आर्कटिक पॉलिटिक्स में इंडिया के जापान और साउथ कोरिया के साथ मिलकर, रशिया के साथ मिलकर चाइनीज इन्फ्लुएंस आर्कटिक में घटा सकता है, जहां पे रशिया चाहता नहीं कि चाइना आर्कटिक में घुस जाए, क्योंकि चाइना वहां भी आर्कटिक रीजन में घुसेगा तो अमेरिका की कौन सुनेगा या रशिया की कौन सुनेगा। तो इंडिया जो रशिया डायरेक्टली जापान के साथ ऑपरेट नहीं कर सकता, उनके संबंध इतनी अच्छी भी नहीं कई मामलों में, पर इंडिया इज इन अ पोजीशन जहां इंडिया जापान के साथ भी रशिया के साथ भी मिलकर बातें कर सकता है, जहां पर फोकस है वेयर दे कैन पुश फॉर क्लोज रिलेशंस। कनेक्टिविटी में बात आ रही है कि जहां पर पॉसिबिलिटी है कि और ज्यादा चाबहार पोर्ट में उनको इन्वॉल्व किया जाए, हम आईएनएसटीसी को बेहतर तरीके से डेवलप करें, उनको बताएं कि भाई हमको बीआरआई से क्या दिक्कत है और इट शुड स्टॉप आउट, ताकि जो मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर हम बनाना चाहते हैं वो बन पाए, ताकि जो हम एक नया ग्लोबल प्लेटफॉर्म बनाना चाहते हैं लाइक माइंडेड कंट्रीज का, टू अवॉइड द पावर ऑफ चाइना इन दिस रीजन और द मस्कुलर राइज ऑफ चाइना इन दिस रीजन, उनके जो आर्म ट्विस्टिंग है, मसल ट्विस्टिंग है, उसको रोकने के लिए तभी पॉसिबल है वो। और ये भी जरूरी है कि रशिया यूएस का टेंशन जो है वो कम हो, जो अभी होता दिख नहीं रहा यूक्रेन विवाद के बाद, और जो जियो पॉलिटिक्स है, ईरान की न्यूक्लियर क्राइसिस हो गई, इंडो पैसिफिक की पॉलिटिक्स हो गई, यूक्रेन की बात हो गई, अफगानिस्तान की बात हो गई, जहां अमेरिका यूनिलैटरली बाहर आ गया, या यूक्रेन में रशिया सीधा यूक्रेन में घुस गया हथियार लेके अपने, तो ये सारी चीजें जहां बनी हुई हैं, इनकी वजह से काफी समस्या है। और अब 2+2 डायलॉग इंडिया रशिया के बीच में हो रहा है, इट्स अ गुड स्टेप टुवर्ड्स इट, बट इन सभी एरियाज पे रिक्वायरमेंट है इंडिया और रशिया को स्ट्रॉन्ग करने के लिए संबंधों को। तो ये बातें थी इंडिया रशिया रिलेशंस की। रशिया एक मेजर पावर है, इसके बाद बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, पर बड़ी जरूरत है कि इंडिया शुड मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट लेवल ऑफ रिलेशनशिप विद रशिया, गोइंग बियॉन्ड ट्रेड एंड गोइंग बियॉन्ड स्ट्रेटेजिक एंड डिफेंस पार्टनरशिप, गोइंग बियॉन्ड एनर्जी पार्टनरशिप इनटू अदर रीजन्स एज वेल। सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर, थैंक यू वेरी मच।